नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ हैं संदीप दिघे पाटिल जी। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज असल में जो मुद्दा है वो है कि हमारे बहुत सारे किसान हैं जो दिल्ली के बॉर्डर पर और आने वाले हैं। कुछ लोग पहुँच गए हैं और पिछले लगभग 1-1.5 हफ्ते से संघर्ष चल रहा है। और आप उस संघर्ष समिति में, किसान संघर्ष मोर्चा में रहे हैं, जिसने शुरुआत की थी, जो 3 किसान लाई थी मोदी सरकार, उस किसान के खिलाफ उन्होंने उस कानून के खिलाफ आंदोलन किया था। और अल्टीमेटली फिर वो जब सरकार ने वापस ले लिया तो आंदोलन भी ख़त्म हो गया। लेकिन अभी दोबारा चला है। वो आंदोलन कैसे चल रहा है, कौन लोग ये हैं और इनका मोटिव क्या है? क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने, जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक 2 गुट बन गए थे, कुछ लोगों ने चुनाव भी लड़ा था, तो उस चुनाव में केवल एक भी सीट नहीं जीत पाए थे और सबकी जमानत जब्त हुई थी ऑलमोस्ट। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा इस आंदोलन के बारे में बताएं। पहले तो आप उस आंदोलन के बारे में जहाँ से आपने शुरुआत की थी, और फिर इस आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ में रोशन जी के चैनल पे जो जुड़े हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय जवान जय किसान। मैं हूँ संदीप गिड्डे पाटिल। फिलहाल आपको पता चल भी गया होगा, मैं हूँ कमल के साथ में भारतीय जनता पार्टी में। मैंने हाल ही में प्रवेश किया, 6 महीने लगभग हो गए। ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन का मैं भी एक हिस्सा था। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका केंद्रीय सदस्य, संयुक्त किसान मोर्चा का जो घटक दल था, राष्ट्रीय किसान महासंघ, उसका हम कोर कमेटी मेंबर किसी ज़माने में थे। बेसिकली ये कहानी चालू हो गई 2016-17 से। किसानों के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम, ये घोषणा बनाकर जब महाराष्ट्र में किसान क्रांति की हमने एक अम्ब्रेला बॉडी बनाई, और उसके बाद में पूरे देश के गैर राजनीतिक किसान संगठन एक साथ आकर वहाँ पे राष्ट्रीय किसान महासंघ बना, जिसके मतलब हम उसमें कन्वेनर थे, जिसका एक अधिवेशन हमारे महाराष्ट्र में भी सेवाग्राम में मेरी अध्यक्षता में हुआ था। जिस टाइम में राष्ट्रीय किसान महासंघ ने पूरे देश भर राष्ट्रव्यापी किसान हड़ताल की घोषणा की थी। उस टाइम में हमारे साथ में शिव कुमार शर्मा कक्का जी थे, गुरनाम सिंह चंडूनी थे, जगजीत सिंह दल्लेवाल थे, केवी बिजू थे। पूरे देश के गैर राजनीतिक विचारों की टोटल एक्टिविस्ट जो है, किसान एक्टिविस्ट उसमें मौजूद थे। और पूरे देश में से 60 से 70 किसान उसमें आए थे, किसान संगठन आए थे। जब ये 3 कानून आ गए, और 3 कानूनों का असर जो था, बेसिकली व्हीट और उसमें जो राइस के पैदावार किसानों के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, ऐसी एक समझ किसानों के अंदर थी, जिसको बाद में वो कानून वापस लिए गए। लेकिन ये कानूनों के ऊपर जब राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ने की वहाँ पे घोषणा की गई, राष्ट्रीय किसान महासंघ, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, गुरनाम सिंह चंडूनी जी की भारतीय किसान यूनियन, टिकेत जी की भारतीय किसान यूनियन, राजेवाल जी की संगठन, ऐसा सब एक होकर संयुक्त किसान मोर्चा बना, जिसके हम भी केंद्रीय सदस्य थे। और ये संयुक्त किसान मोर्चा जब बना तो 3 कानून वापस लेने के ऊपर लड़ाई चली। आपने देखी है, 1 साल तक ये लड़ाई चलती रही। ये पूरे इसमें महाराष्ट्र की तरफ से हम वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे थे, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन में आया कि पंजाब के किसान के पास लैंड होल्डिंग जो है, ये लैंड होल्डिंग बड़ी है। एक किसान की 20 बीघा ज़मीन, 40-40, 50-50 बीघा ज़मीन है। गेहूँ का और राइस का बड़ा पैदावार एक किसान है। एमएसपी जो है, एमएसपी के थ्रू वहाँ पे सालों से ये गेहूँ जो है अपने ही देश के लिए पूरे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये गेहूँ लाया जाता है, राइस लाया जाता है। तो इनका जो पूरा खेती है, ये हमारे देश के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ चलता है। लेकिन पूरे देश में अन्य राज्यों में ऐसा कोई भी ऐसा खाद्य उत्पाद नहीं है, कृषि उत्पाद, जो ये गवर्नमेंट के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ चले। इसमें जो कानून था, ये कानूनों का इतना भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन बीच के जो बिचौलिए थे, ये बिचौलियों के ऊपर ज़रूर असर हो रहा था। उसकी वजह से कुछ मोटिव लेकर जब किसान बॉर्डर पे बैठे, फाइनली सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने
ये 3 कानून वापस ले लिया। वापस जाने के बाद इस कानूनों के ऊपर पूरे देश में हमने समीक्षा की। उस टाइम में जैसे हम महाराष्ट्र का अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र एक कैश क्रॉप स्टेट है। बेसिकली वहाँ पे डायरेक्टली किसान फार्मर टू प्लेट, वैसे एक सेल्स सिस्टम की ज़रूरत है। हर एक किसान का उत्पाद है तो वो डायरेक्टली अगर ग्राहक के पास बेचने की ज़रूरत है। ऐसे राज्यों में बहुत सारे राज्य ऐसे राज्यों में इस ऐसे कानून की ज़रूरत थी। बेसिकली ये 3 कानून जो है वापस लेने के बाद में अन्य राज्यों में, मतलब पंजाब में तो नुकसान थोड़ा हुआ है, अन्य राज्यों में बहुत सारे राज्यों में किसानों का नुकसान हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मौसम्बी है, अनार है, अंगूर है, उसके साथ साथ में एप्पल है, इसके मार्केट के ऊपर ये 3 कानून वापस लेने की वजह से किसानों के ऊपर बहुत उसका नुकसान हुआ है। तो जैसे अभी पैदावार का अच्छा दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे आपने कहा कि जब किसानों ने कानून वापस ले लिए, आपने समीक्षा की, उसमें पता लगा कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं। कानून बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत थी। हाँ। कुछ करेक्शन की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि- हाँ, अच्छे थे, एकदम अच्छे थे। 100% अच्छे नहीं थे, 10 हाँ 15% तो इधर उसमें- उधर करेक्शन की ज़रूरत थी। हाँ। लेकिन उतने भी करेक्शन अगर करते तो किसानों के लिए बेहद अच्छा होता। तो जैसे अभी डिमांड हो रही थी, हाँ। जैसे अभी आप कह रहे कि हमारे कुछ फसलें बर्बाद हो रही हैं, बराबर, तो यहाँ अभी क्या होता है कि जो APMC मार्केट है, आपको उसके बाहर नहीं जाना पड़ता। बराबर। लेकिन नए कानून में ये व्यवस्था थी कि किसान कहीं भी देश भर में कहीं भी बेच सकता है। वही तो जहाँ उसको लाभ मिलेगा वहाँ बेचेगा। बराबर है। तो अभी वो फिर वापस APMC में आ गया है। अभी फिर वापस APMC में आ गया है। और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो मैंने जैसे बताया, एप्पल है, जैसे अंगूर है, अनार है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अभी जो ये हो गया ऑनियन का, महाराष्ट्र में प्याज का जो मुद्दा बन गया था, मतलब जो भाव पड़े थे वो भी इसी सिस्टम की वजह से पड़े थे। बिल्कुल। हाँ। अगर हमको मतलब नाफेड जो है, नाफेड ऑनियन खरीद रही है, लेकिन वो डायरेक्टली किसान से नहीं खरीद कर पाती। हाँ। क्योंकि उसको APMC के थ्रू, और APMC में जो बैठे हैं लोग, उनके थ्रू कुछ APOs और डायरेक्टली वहाँ पे जाके किसान, ऐसा वो सिस्टम में बनाया है। हाँ। तो उस टाइम में वो किसानों का ही डेडलॉक बन गया है। हाँ। उसकी वजह से प्याज के दाम के ऊपर भी उसका असर हो गया। ऐसे बहुत पैदावार है जिसके ऊपर इसी कानून जो वापस लेने के बाद फिर असर होने लगा है। हाँ। अभी जो किसानों की मांग है हाँ। कि MSP मिलनी चाहिए, हाँ। मैं आपको इतना ही बताता हूँ। अभी हाल में महाराष्ट्र में टोमेटो के पैदावार किसानों को, टोमेटो का भाव लगभग 200 रुपये तक गया था। हाँ। टोमेटो की जो लागत मूल्य है हाँ। वो लगभग है 4 रुपये 60 पैसा प्रति किलो। ठीक है। अगर 1.5 गुना भी माने तो 9 रुपये में भी प्रति किलो बिकता है। हाँ। तो भी उसको फायदा होता है। लेकिन जब वो भाव बढ़ गया हाँ। तो भाव किसानों को जैसे लॉटरी लग गई, हाँ। बहुत सारे किसानों का फायदा हो गया। लेकिन अगर उस टाइम में ये MSP का कानून होता तो क्या होता, किसानों का नुकसान ही हो जाता। हाँ, कि आप उतना अगर हम बोल रहे हैं, देखिए हर एक प्रोडक्ट को एक मैक्सिमम MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ही है। मतलब ये पूरे देश में अपने ग्राहक वितरण सिस्टम में खाली कृषि उत्पाद ही ऐसे है, कृषि के ही ये सब वस्तुएं ऐसी है जिसको कोई MRP का बंधन नहीं है। हर एक चीज़, मतलब अगर हम पानी का बोतल भी देखेंगे तो उसको MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके ऊपर आप नहीं बेच सकते। हाँ। उसके नीचे बेच सकते हैं। हाँ। लेकिन पानी का बोतल MRP के ऊपर बेचेंगे तो आप ग्राहक न्यायालय में जा सकते हैं। हाँ। लेकिन किसानों के हाँ। किसी भी उत्पाद को मैक्सिमम प्राइस का बंधन नहीं है। मतलब ये जो है ये बंधन MSP का है। मतलब उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट के प्राइस के नीचे आ गया तो आज हमारे भारत में जैसे कॉटन है तो CCI की सिस्टम है, प्याज है तो नाफेड की सिस्टम है, जैसे अपना फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वीट के लिए है, राइस के लिए है। तो ये सभी सिस्टम MSP के नीचे भाव जाता है तो ऑलरेडी किसानों के सपोर्ट में है। हाँ। लेकिन कानूनी अगर हम जो किसानों की मांग है कि हमको बाकायदा 1.5 गुना MSP मिलना चाहिए, इसका मतलब ये है हम खुद को एक बंधन में बांध के ले रहे। हाँ। कि ये 1.5 गुना के ऊपर हमको नहीं मिलना चाहिए। आप इस बात को समझ लीजिए कि खाली कृषि उत्पाद है जो MRP पे नहीं बेचे जाते। हम
10 रुपए में भी टोमेटो बेच सकते थे, 200 रुपए में भी बेचे हैं। हमने प्याज 20 रुपए में भी बेचा है। आज इसी साल में 20 रुपए के नीचे प्याज आया नहीं है। और वही प्याज, हाँ, लहसुन 200 रुपए 250 रुपए के ऊपर 300 रुपए में गया था। तो बेसिकली क्या है कि ये जो किसानों को फायदा मिलता है ना, ये फायदा एमएसपी का अगर हम हट लेके बैठेंगे तो नहीं मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसका अभी एक मंत्री जी कह रहे थे कि अगर हमने एमएसपी कर दिया तो जो लागत होती है हर स्टेट की अलग है। पंजाब की अलग होगी, बिहार की अलग होगी, केरल की अलग होगी। तुम उस लागत को कैलकुलेट कैसे करेंगे एक सेंट्रल लॉ में? एक केंद्रीय कानून कैसे बनाएंगे उसके लिए? हर राज्य की अपनी। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, एमएसपी कानून अगर बन गया, बराबर है, एमएसपी कानून बन गया। अभी पंजाब के किसान आए हैं, उनकी मांग है कि एमएसपी बनाओ। हमारे यहाँ पे गन्ने की पैदावार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब इथेनॉल की पॉलिसी बन गई, तो इथेनॉल की पॉलिसी जब बन गई और जैसे ब्राज़ील में, कनाडा में जैसे हालात पैदा हो गए, उस टाइम में शुगर के रेट अच्छे बढ़ गए। हमको शुगर केन के लिए अच्छे रेट मिल गया। आज हमको एफआरपी सब इसकी वजह से, तो वो इशू जो है इसमें एफआरपी में, उसकी वजह से गन्ने का किसान जो है वो खुशहाल है। अभी इशू कौन सा बन रहा है? अभी वीट है। अभी पंजाब के किसानों की मांग है कि वीट के लिए एमएसपी दिए जाए। मानो हमने दे दी, बोलो हमने दे दी, अगर 12 रुपये है, एमएसपी 22 रुपये चल रही है, 1.5 गुना एमएसपी, मतलब 12 रुपये 18 रुपये एमएसपी दे दी। मतलब अभी जो चल रही है उससे भी कम हो जाएगा रेट 4 रुपये से। लेकिन अगर जब किसानों का फायदा उसमें दिखा, उन्होंने अगर गेहूं के ऊपर अगर एमएसपी मिल रही है और उनको ये लगा कि कॉन्फिडेंटली ये एमएसपी मिलती है, खरीदेगा कौन? उनका कहना है कि खरीदेगी सरकार। तो मानो पूरे देश के किसानों ने, सरकार तो किसानों के ऊपर बंधन नहीं लाद सकती कि आपको ये लगाना है, ये लगाना है। पूरे देश के किसानों ने खाली गेहूं ही गेहूं बोया। क्या होगा? सब जगह पे गेहूं हो जाएगा। सरकार जो है, सरकार गेहूं खरीद के कितना खरीदेगी? कहाँ रखेगी? रखेगी कहाँ पे? और खाली गेहूं सब जगह से गेहूं खरीद रही है, तो यहाँ पे किसान को शक्कर कहाँ से मिलेगी? यहाँ के ग्राहक को शक्कर कहाँ से मिलेगी? चीनी कहाँ से मिलेगी? चीनी मिलेगी नहीं, चावल कहाँ से मिलेगा? दाल मिलेगी नहीं, दाल कहाँ से मिलेगा? चना नहीं मिलेगा, तो तेल नहीं मिलेगा, तेल का पैदावार नहीं होगी, सरसों नहीं होगी। मतलब हम अगर किसी बंधन में बांध रहे हैं तो ये कानून बहुत घातकी है। ये जो मांग है, ये मांग का पुनर्विचार करना चाहिए। हम इन्हीं के साथ में थे, हम लगभग 6 महीने तक इन्हीं के साथ में थे। लेकिन जब हमको ये पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है इस देश में किसानों के लिए बुनियादी कदम उठा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, छोटे किसान जो है, एक छोटे किसानों को बीच में जो बिचौलिया है, इनको हटाने के लिए एफपीओ के माध्यम से पूरे भारत देश में एक अच्छा नेटवर्क बन रहा है। एफपीओ के माध्यम से जब वो पूरा संगठित होकर अपनी खेती किसानी करेंगे, तो वो डायरेक्टली कंपनी जो है वो कंपनी से खाद खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं। सब मिलकर अगर संगठित होकर करेंगे तो उनकी जो पैदावार है वो बल्क में उनके ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं, शहर के ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। ऑटोमेटिकली उनकी लागत मूल्य कम हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, 6,000 रुपये, महाराष्ट्र में तो और 6,000 रुपये, 12,000 रुपये मिल रहे हैं। 6,000 रुपये से क्या हो रहा है? छोटा जो किसान है उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। छोटे किसान का क्या सिस्टम है? छोटे किसान की 1 एकड़ भी खेती है, उसको अगर गेहूँ बोना है, उसके अगर मानो लागत मूल्य 12,000 रुपये है, तो 6,000 तो सरकार दे रही है। मतलब लागत मूल्य है उसकी 50% कम हो रही है, और उसको फिर उसकी जो एक्चुअल लागत मूल्य है उसको पकड़ के एमएसपी मिल रही है, तो उसका जो है वो फायदा हो रहा है। अच्छा, ये जो किसान सम्मान योजना है, जो आईटी रिटर्न भरता है, बड़ा किसान है जो एसी में घूमता है, रेंज रोवर में घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है, उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन उसको 6,000 से मतलब ही क्या? उसको क्या है 6,000? उसको 6,000 से उसका तो पेट्रोल का ही खर्चा नहीं निकलेगा। अच्छा, इसी बताइए, जो ये किसान है और आप लोग इसमें शामिल नहीं हुए इस बार, हाँ, मुख्य कारण क्या है? क्या ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, इनके साथ कुछ ऐसे तत्व भी जुड़ गए हैं, देखिए, जो किसान नहीं है? मैं मानता हूँ आपको बात को। हम जब लास्ट आंदोलन कर रहे थे, 26 जनवरी को हम भी निकले थे परेड में, तो हमारे बीच में कोई झुंड घुसी
और उन्होंने भड़काया कि हमको लाल किले पे जाना है। हम भी लाल किले पे चल गए। जब वो दीप सिद्धू का मसला बन गया तब पता चला कि बाहरी शक्तियाँ इसमें घुसी है। लास्ट टाइम में भी संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन था, हो रहा था। मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ, अनेक अर्बन नक्सलियों के तत्व उसमें घुसे थे, नक्सली तत्व उसमें घुसे थे। खलिस्तानियों की मदद जो है वो डायरेक्टली ये आंदोलन को मिल रही थी। कुछ चाइना है, कुछ अलग देश है। हमारे देश की अंदरूनी सुरक्षा यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए ये सब सक्रिय हो गए थे और अन्य देशों से इसको मदद मिल रही थी। इसका हम वो आंदोलन का हिस्सा थे, इसके लिए हमको मालूम है ये सब कुछ चीज़ें। अभी क्या हो रहा है, कुछ तत्व, असामाजिक तत्वों का काम ही होता है, कुछ भी एक आंदोलन है, वो आंदोलन अगर रास्ते पे चल रहा है, आक्रामक तरीके से चल रहा है, तो उसमें घुसे और उसको हिंसा के रूप में उसमें ये करे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में अंदरूनी सुरक्षा जो है वो उसका बुनियादी ढांचा बन गया है, एकदम परफेक्ट बन गई है। हमारे देश के ऊपर अभी कोई भी तिरछी नज़र से नहीं देख सकता। तो अभी इसकी वजह से जिनके पूंछ पे पैर पड़ा है वो नाराज़ है ही है। कुछ घटक ऐसे हैं जो सीएए में विरोध कर रहे थे, कुछ घटक ऐसे हैं जिनकी पूरी दुकान, नक्सलियों की दुकान बंद हो गई, कुछ घटक ऐसे हैं जिनकी कश्मीर में दुकान बंद हो गई है। अभी जैसे कोई भी आंदोलन निकल के आता है, अभी जो है इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा था 2020 में जो आंदोलन बना था, उसमें भी अभी 3 भाग हो गए हैं। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक वाला जो है वो दर्शन पाल जी और वगैरह उनका है। उन्होंने अभी ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया था, आपने देखा, जीरो असर हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, बल्कि इन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अच्छा नेतृत्व है, शिव कुमार कक्का जी अच्छा नेतृत्व है, उसमें अभिमन्यु कोहार जी है, केवी बिजू जी है, हमारे शांता कुमार जी है कर्नाटक के, अच्छे हैं, एक्टिविस्ट अच्छे हैं। लेकिन इन्होंने अभी मुद्दा लेकर ये जब बॉर्डर पे आ गए हैं, इसमें बहुत सारे असामाजिक तत्व हमने देखा है कि घुस गए हैं। और असामाजिक तत्व हमारे देश की अंदरूनी सुरक्षा को कैसे छेद दिया जा सके, इसकी वजह से, मतलब मोदी जी का जिन जिन की आंखों पे असर हुआ है वो सभी असामाजिक तत्वों के इसमें खुशी की लहर है। कोई आंदोलन चल रहा है तो चलो उसमें जाके घुस जाएंगे अपन। तो आने वाले इलेक्शंस हमारे आगे है। बिल्कुल। और तो ये आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जिस तरह से वो पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, पुलिस की पिटाई कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जो निहंग है वहाँ, बराबर है, उन्होंने तो 2-3 पुलिस वाले शायद जान बचाकर भागे। नहीं, जख्मी हो गए 2-3 पुलिस वाले। उसमें क्या है, सिस्टम क्या है कि ये जो जब निकलते हैं तो उसमें जो अलग तत्व जो है, असामाजिक तत्व, जैसे खालिस्तानी मूवमेंट के कुछ तत्व रहते हैं, नक्सली मूवमेंट के कुछ तत्व रहते हैं, बाकी विपक्षी दल जो है जिनकी मतलब भौखलाहट हो गई है कि अभी यार हमारी इधर 400 पार का नारा लग चुका है और हम अगर 40 पार के बीच में समझ जाते हैं कि नहीं, तो उनको जो एक टेंशन है, जैसे अभी बिहार में हो गया, नीतीश कुमार जी को भी पता चल गया, उनकी भी आंखें खुल गई, वो मोदी जी के साथ में आ गए। अभी महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं अजित पवार जी आ गए, एकनाथ शिंदे जी आ गए। तो ये सब जो पूरे देश में एक लहर बढ़ती जा रही है, उस लहर में विपक्षियों का झंडा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, तो दिया जैसा है, जब बुझने के टाइम पे फड़फड़ करता है, उस टाइम में एक विपक्षियों की हालत बन गई है। वो ये इस किसान आंदोलन में घुस के ये फड़फड़ी जो है, ये फड़फड़ी चालू उन्होंने की है। आंदोलन के नेतृत्व को ये समझना चाहिए कि देखिए 1942 का जब लड़ा, उस टाइम में जब गांधी जी ने लड़ा था, चले जाओ की पूरी मुहिम पूरे देश में छिड़ी थी, और एक ही भारत छोड़ो आंदोलन था, एक ही पुलिस चौकी के ऊपर पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी। गांधी जी ने पूरे देश को संबोधित किया और उन्होंने बोला कि हमारा आंदोलन पूरा अहिंसात्मक तरीके से है, और आंदोलन हम वापस ले रहे हैं। तो ये जो है, ये आंदोलनकारियों को सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में हमने 58 मोर्चे निकाले, मराठा क्रांति मोर्चा, मैं भी उसका हिस्सा था। 58 मोर्चे निकाले, एक भी बस के ऊपर पत्थरबाजी नहीं हुई थी। हमने किसान आंदोलन किया, किसान हड़ताल किया था महाराष्ट्र में 2017 में। जब हमको ये पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें शामिल हुए हैं,
वो उन्होंने हमने आंदोलन उसको वापस ले लिया। हमको मांगे भी हमारी मान्य हो गई सरकार की, लेकिन वो वापस ले लिया। हमने जस्ट प्रवेश करने के पहले भी ट्रैक्टर रैली निकालने की ये की थी, लेकिन जब हमको फीडबैक मिला कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें है, तो आंदोलन के नेतृत्व की ये जिम्मेदारी बनती है कि आंदोलन में असामाजिक तत्व आपको हमारे संविधान ने सबको, हमको भी, अगर हम भाजपा में है इसका मतलब ये नहीं कि हम आंदोलन नहीं कर सकते। अगर हमको भी लगता है, देखिए बीजेपी पार्टी अलग है और सरकार अलग है। सरकार की नीतियाँ खाली पार्टी नहीं बनाती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, एनडीए है, घटक दल है, सब है। कुछ पुराने रिपोर्ट रहते हैं, उसके आधार पर नीतियाँ बनती है। कुछ आहे तो हम विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के लिए अहिंसक तरीके से एक तरीका दिया हुआ है, उस हिसाब से आप आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन देश की अंदरूनी सुरक्षा के साथ अगर छिड़काने आप करेंगे तो ये केवल देश के साथ द्रोह है। और आप देखिए, एक फसल के ऊपर, दो फसल के ऊपर, मतलब जैसे गेहूँ है और राइस है, तो गेहूँ और राइस का ही अगर आप मुद्दा लेकर जाएंगे तो बाकी क्या हमारे जैसे किसानों का होगा क्या? बिल्कुल, उसका असर उल्टा हो रहा है हमारे। हाँ, ये बताइए, फिर आप बीजेपी में कब आए और बीजेपी में आने का क्या? नहीं, लगभग 6-7 महीने हो गए जब हमने ये पूरा इस मोमेंट को जांचा परखा। इसमें ये पता चला कि फार्मर, एज अ फार्मर एक्टिविस्ट, एज अ किसान नेता, पूरे भारत में हम घूमे, पूरे देश में, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने अन्नदाता अधिकार यात्रा निकाली है, गुजरात से अरुणाचल तक काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया है। लेकिन जब हमको ये पूरा समीक्षा करने के बाद वरिष्ठ किसान नेताओं के साथ में जब हमने समीक्षा की और हमने बोला कि यार हम कर्जा माफ़ी की मांग करते हैं, पूरा तो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होता। अगर हम कर्जा माफ़ एक बार करे किसान, एक बार सरकार करे, तो उस टाइम में लेकिन कौन सा करे, उसको भी कुछ ये चाहिए मांग। उस टाइम में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझे बोला कि यार संदीप, अपन अगर ऐसी मांग करते हैं कि जो मान्य हो सकती है, तो अपना आंदोलन ही ख़त्म हो जाएगा। तब मुझे पता चला कि जो आंदोलन चलते रहते हैं, इसमें एक विजन ऐसा रहता है कि सरकार के सामने ऐसी मांगे रखो कि वो सरकार मान्य न कर पाए, ताकि संगठन चले, ताकि आंदोलन चले, और हमेशा हम किसानों को भड़काते रहे या कुछ भी मुद्दा हो उनको भड़काते रहे। इसको एक लेफ्ट माइंड बोलते हैं अपन। तो ये जब मुझे पता चला यार अपने को कभी विकास नहीं करना है आंदोलन में जाके, तो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमको सही रास्ता चुनना था। चूँकि सही रास्ता चुनना था, तो हमारे देश में जब मैंने लास्ट 9 साल में मोदी जी ने किए कार्यों की समीक्षा की, वो ग्रामीण विकास के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मुझे एक ही पर्याय नज़र आया कि ये सही पार्टी है जो हमारे देश को आगे लेके जा सकती है। पूर्ण भारत, मतलब जो हम बोलते हैं कि जो 70 साल में भारत को तोड़ने की कोशिश की, नफरत पैदा करने की कोशिश की, सांप्रदायों में नफरत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अभी हमारे देश के सभी सांप्रदाय एक साथ में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक ही नेतृत्व में हमारे विश्व नेता के रूप में मोदी जी अभी काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसकी समीक्षा करने के बाद जब मुझे पता चला कि मुझे बीजेपी में जाना है, हम बीजेपी में प्रवेश किए। लगभग 6 महीने हुए। अभी मेरे पास में भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश महामंत्री महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। और ये जो किसान बैठे हुए हैं, क्या ऐसा लगता है कि एक पैरेलल कैंपेन चलाना चाहिए कि किसानों को जागरूक किया जा सके? भाई जो लोग बैठे हुए हैं, किसान जागरूक है। अच्छा, जो लोग बैठे हुए हैं वो अड़ेल है, वो अड़ेल है, वो अड़ेल है। वो भी, उनमें भी सामान्य किसान नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो लोग बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा में से, लास्ट टाइम में जब पंजाब के किसान अगुवाई कर रहे थे, पंजाब में ही 19 जगह पे इन्होंने विधायकी चुनाव लड़ा। उसमें एक ही सीट पर 9,000 वोट, सबसे ज़्यादा वोट 9,000 पड़े। बाकी के सभी 1,500 के बीच में समेट गए हैं। अगर आप 1,500 वोटों के बीच में समेटते हो, इसका मतलब सामान्य जनता इनके साथ में है क्या? आम किसान इनके साथ में है क्या? आम किसान बिल्कुल साथ में इनके नहीं है।
ये मतलब क्या जताता है कि भाई साहब आम किसान आपके साथ में नहीं है। आप ये आड़ेलबाजी बंद कीजिए। मैं आपको हाल ही का उदाहरण बताता हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव हो गए, आम चुनाव हो गए। तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की। तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गया। मुझे ये बताइए, ये 3 राज्य में सबसे ज़्यादा वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जनता है, किसके ऊपर निर्भर है? ये तीनों राज्य, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य कृषि के ऊपर निर्भर है। महाराष्ट्र कैश क्रॉप पे ऊपर निर्भर है, उसके साथ साथ में बड़ी इंडस्ट्री है, मुंबई जैसा कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है, अलग अलग चीज़ है। लेकिन ये 3 राज्य, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ है, पूरे किसानों के ऊपर निर्भर है और कृषि के ऊपर निर्भर है। कृषि के ऊपर निर्भर होने वाले राज्य अगर पूरा आँख पे पट्टी बांध के अगर मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये है कि आम किसान मोदी जी के ऊपर खुश है। जो बैठे हैं उनको ये समझ के लेना चाहिए, भाई साहब आप अगर कर सकते हैं, आपको मौका दिया था, 19 लोग आपके खड़े हो गए, आपको क्यों नहीं जनता ने आशीर्वाद दे दिया? आपके क्यों नहीं बंदे? आप सरकार बनाइए। आप संयुक्त किसान मोर्चा में इतना बड़ा आंदोलन चलाए, इतना बड़ा आपके पास में सब जगह से रिसोर्सेस आ गए, पंजाब में जाके आपने चुनाव लड़ा। संयुक्त किसान में लड़ना चाहिए था एक राज्य में चुनाव। पंजाब राज्य में सभी, देखिए लास्ट जो आंदोलन हुआ वो पंजाब राज्य का अगुवाई कर रहा था। तो वहाँ पे अगर ये संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ता तो सरकार स्थापित करता, संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार हो जाती। अगर संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार हो गई तो उनके पास में भी कुछ राइट बन जाते, उनके पैदावार को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, किसानों को हक दिलाने के लिए उनका खुद का मुख्यमंत्री बन जाता और वो हक दिलाते। उनको मोदी जी के पास आने की क्या ज़रूरत थी? अगर उनको लगता है कि देश के किसानों के यहाँ पे जो है ये हालात है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्यों नहीं लड़े चुनाव? ये अगर उनको लगता है कि किसानों के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है और यही है जो किसानों के मसीहा बन चुके हैं, तो मुझे ये बताइए, इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा हो या किसान नेता हो, इन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़े? बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए था। तीनों राज्य, अभी 4 राज्य थे। अरे जो मसीहा बोल रहा था किसानों का, और अब की बार किसान सरकार बोल बोल के BRS जो है पार्टी तेलंगाना में, वो सत्ता से बाहर हो गई। मतलब आपके साथ में किसान है नहीं। किसानों के मुद्दों को आप सेंटिमेंटल मुद्दा बना रहे हैं और उसी को पॉलिटिकल मुद्दे में कन्वर्ट करके राजनीति करना चाहते हैं। बस आपको किसानों की कुछ पड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो संदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि ये आंदोलन जीवी है बेसिकली, कि जिनका काम है सिर्फ आंदोलन करना। आंदोलन करो, ऐसी मांगे रखो जो सरकार मान्य नहीं कर पाए, और आंदोलन चलता रहे, आंदोलन चलता रहे, विरोध होता रहे, उसमें से कुछ इधर उधर। उन्होंने बल्कि एक व्यक्ति का तो वीडियो भी आया है जो कहते हैं कि मोदी जी की जो छवि है बहुत बड़ी हो गई है, तो उसका ग्राफ कैसे नीचे किया जाए, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी का वो वीडियो है। हम उनको मतलब हमारे मार्गदर्शक रह चुके हैं वो, लेकिन वो वीडियो की वो वक्तव्य था उनको समीक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, किसी नेता की पॉपुलैरिटी, आप भी पॉपुलर हो ना किसानों के बीच में, तो ठीक है ना। आपको लगता है ना मोदी जी की छवि बड़ी हो जाएगी, आपकी छवि बड़ी कर दो। किसी की लाइन छोटी करने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। आप बड़े हो जाओ, आप बन जाओ मोदी देश के, आप अपनी सरकार स्थापन करो और दे दो किसानों का हक। आपको किसने मना किया है? संविधान में 25 साल के ऊपर कोई भी यहाँ पे विधायकी चुनाव लड़ सकता है, सांसदीय चुनाव लड़ सकता है। आपको मना किसने किया है? बिल्कुल। अगर आपको लगता है पूरे देश का किसान आपके साथ में है, पूरे देश का किसान के हाथ में है, ये देश में सत्ता वो ला सकता है, पलट सकता है। आपने देखा है बीजेपी में, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, किसानों के बलबूते पर है। किसानों के आशीर्वाद से ही मोदी जी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। इनको अगर लगता है किसानों का विरोध है तो उनको बोलो आ जाओ सामने, मैदान खुला है, आने वाले 1.5 महीने में हो जाएगी चुनाव, लड़ो चुनाव, दे दो आपको जो देना है, माफ करो, कर्जा करना है, क्या करना है आपको करो। ये ट्रैक्टर लेके और ये सब देश की अंदरूनी सुरक्षा डिस्टर्ब करके आपको मिलेगा क्या? बिल्कुल। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया
और इस आंदोलन के बारे में जो आपने डिटेल बताई, मुझे लगता है कि देश की जनता को ज़रूर इस बारे में पता चले। नहीं, ये वीडियो के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उनको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोशन जी एक पूरे किसान मुद्दों के ऊपर ये जो वीडियो बनाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी को शेयर करें और रोशन जी का भी धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और ये मुद्दों को थोड़ा खोल के और विस्तार से जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।